नमस्कार। चर्चा में है एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी लगातार चर्चा हो रही है। देखिए, ये बातें तो लगातार पब्लिक डोमेन में हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग सरकार की एजेंसियां लोगों को जागरूक भी कर रही हैं, बता भी रही हैं, समझा भी रही हैं, कह भी रही हैं, लेकिन ये बात अभी भी बनी हुई है और इस तरीके के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, ये है मामला डिजिटल अरेस्ट का। ये बड़ा विषय बना हुआ है। बहुत से लोग यहाँ फंसकर बहुत से पैसे गंवा चुके हैं, करोड़ों गंवा चुके हैं। और साथ ही साथ कई लोगों की ऐसी स्थिति में जब हालत बिगड़ी तो वो भी एक विपरीत स्थिति बनी और उसका सामना करना पड़ा। कुछ लोगों की मृत्यु हुई, जैसी जानकारी अलग अलग माध्यमों से मिली। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला मामला है, ये जो नया विषय निकल कर आया है, ये डिजिटल फ्रॉड का ही एक रूप है, लेकिन एक ऐसा बृहद रूप है, एक ऐसी प्लानिंग के साथ किया जाने वाला काम है। और कहिए कि एक ऐसा वातावरण तैयार कर देना है जिससे कि सामने एक जो व्यक्ति हो, जिसकी बात की जा रही हो, वो उनके चंगुल में फंस जाए। कुल मिलाकर ऐसा वातावरण बनाया जाता है, ऐसी जानकारियां जुटाई जाती हैं व्यक्ति के बारे में। मतलब कुल मिलाकर शातिर दिमाग होता है जो मिलकर साथ काम करता है। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इस विषय की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में कही। 115वां एपिसोड था उनका मन की बात का, उसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की और कहा कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट के जरिए, डिजिटल फ्रॉड के जरिए देश भर में लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया और बताया, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कोई बात तब निश्चित रूप से वो बड़ी हो जाती है। कहा कि सरकारी एजेंसियां इस तरीके का कोई भी पूछताछ या काम नहीं करती। मतलब एक चीज आप स्पष्ट हो जाइए, समझ लीजिए कि इस तरीके से अगर कोई फोन आता है, इस तरीके का अगर कोई वीडियो कॉल आता है या फिर ऐसा कोई भी ऐसा विषय आता है, तो समझ लीजिए कि सरकारी एजेंसियां ऐसा नहीं करती हैं। सरकारी एजेंसियों के काम करने का एक अपना अलग तरीका है और वो सीधा लिखित तरीका होता है, एक तरीके से औपचारिक तरीका होता है, इस तरीके से नहीं होता। और उन्होंने बहुत से उपाय भी बताए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उससे बचने के क्या उपाय हैं, और उसका भी उन्होंने बाकायदा इस चर्चा में उल्लेख किया और कहा कि इससे बचे रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बड़ा काम चल रहा है। उन्होंने जो बहुत से विषय बताया, देखिए बचने के विषय पहले भी अलग अलग डोमेन में आते रहे हैं। अलग अलग हम देखते हैं कि जागरूकता अभियान जो चल रहे थे, इसे लेकर उसमें बताए जा रहे थे। तो ऐसी अगर स्थिति बनती है तो पहली बात तो घबराए ना, संतुलन ना खोएं, बल्कि उसे अवॉइड करने की कोशिश करें, उसकी शिकायत करें, पुलिस को इसकी जानकारी दें। और किसी भी प्रकार की उनकी मांग हो, भले ही ऐसा लगता हो कि वो आपके विषय में बड़ी सच बात कह रहा है, ऐसा लगता हो, ऐसा कोई विषय जो आपसे जुड़ा हो उसका वो उल्लेख कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसके झांसे में ना आए, क्योंकि सरकारी एजेंसियों के काम करने का यह तरीका नहीं होता है। इस तरीके से वीडियो कॉल कर या फिर इस तरीके की और भी जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर ऐसी पूछताछ नहीं होती है। तो इससे बचे रहिए। दूसरी बात ये भी होती है, इसी से जुड़ा एक विषय है कि जो आजकल फ़ोन आते हैं कि भाई आपका कुछ पार्सल आया हुआ है और पार्सल आपको कहाँ देना है। अब आप याद रखिए, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि क्या आपने ये ऑर्डर किया था। अगर आपने नहीं किया था तब ये भेजने वाला कौन है, उसका नाम भी पूछिए, क्योंकि एक बार यह विषय आ चुका है, ये बात हुई है कि पार्सल भेजा गया था। तो जब पार्सल भेजा जा रहा है तो भेजने वाले का नाम तो होगा ही, लेकिन जब नाम नहीं बताया जाता कि ये पार्सल किसने भेजा है, तब तक उस पार्सल को आप मत लीजिए। वो डिलीवरी जो है, वो जो देने वाला आया है एजेंट, उससे बचिए और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दीजिए या फिर ऐसी जो भी एजेंसी सक्रिय है उनको इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि इससे बचना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग इसका भी शिकार हो चुके हैं। जो जैसी जानकारी है, बहुत से लोगों को बहुत से ऐसी अवैध ऐसी चीज़ें भेजी गई थी, फिर बाद में उन्हें बड़ा कानूनी पचड़ा झेलना पड़ा। और ऐसे में ही ये सब कुछ शुरू होता है, ये खेल शुरू होता है, जो कि आगे चलकर डिजिटल अरेस्ट बनता है और भी ऐसे विषय आते हैं और अप्रिय स्थितियां बनती है। तो कुल मिलाकर बचिए। भेजने वाले का नाम अगर नहीं बताया जा रहा है, पार्सल मत लीजिए। नाम अगर बताया भी जा रहा है लेकिन आप उसे नहीं जानते हैं, तब मत लीजिए, क्योंकि ऐसा अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते वो आपको कोई चीज़ क्यों भेज रहा है। पहले
आप ये अपने मानस में लाइए और इस पर आप मंथन कीजिए। कुल मिलाकर ऐसी कोई भी अनवांटेड हो, जिसकी आपने मांग नहीं की है, जिसका ऑर्डर नहीं किया है या फिर जानकारी नहीं है, वो चीज़ें मत लीजिए, बचिए। पुलिस को, एजेंसियों को समय पर इसकी जानकारी दीजिए, तभी इससे बचा जा सकता है और बचने का सबसे सही तरीका यही है। और भी अलग अलग इसमें आयाम हैं जो कि जागरूकता से जुड़े जो भी एजेंसियां हैं, जो भी विभाग हैं, समय समय पर आपको बताते हैं, वो भी आप लगातार अपने दिमाग में रखिए, अपनी जानकारी में रखिए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने जिसका उल्लेख किया, एक वर्चुअल पर्यटन की उन्होंने बात कही। देखिए, जिस तरीके से एनिमेशंस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, एनिमेशन इंडस्ट्रीज जो है वो अलग अलग जो इंडस्ट्री है, अलग अलग काम करने वाले जो क्षेत्र हैं, उनको भी बड़ा सपोर्ट कर रही है। मतलब उन क्षेत्रों में भी एनिमेशंस का, ग्राफिक्स का बड़ा उपयोग हो रहा है। तब ऐसे में बात निकलती है, बल्कि ये शुरू भी हो चुका है, वर्चुअल टूरिज्म। मतलब आप बैठकर आप उसी लगेगा, उसी माहौल में, वहीं सब कुछ आप हैं, आप वो मंदिर देख रहे हैं, आप वो घाट देख रहे हैं, आप कोणार्क का मंदिर वही देख रहे हैं, आप ऐसा भी है कि आप वहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर वर्चुअल टूरिज्म जो है वो एक बड़ा अवसर बन सकता है, क्योंकि देश जो है, पर्यटन स्थल जो है राष्ट्रीय स्तर पर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी उनकी ख्याति है। तो ऐसे स्थलों को चयन कर वर्चुअल टूरिज्म पर भी जोर देना एक बड़ी बात है। तो ये कुछ बातें थी, और भी चर्चा के अलग अलग विषय थे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया, आत्मनिर्भर भारत की भी बात उन्होंने की, कहा कि अब यह एक पैशन बन चुका है, ये पॉलिसी नहीं बल्कि एक पैशन बन चुका है। और भी कुछ विषय थे, बड़े विषय, जिस पर उन्होंने चर्चा की। अब अगली बात करते हैं, जिस पर कि लगातार नज़र बनी हुई है, एजेंसियां लगातार उसके अलग अलग आयाम खंगाल रही हैं, जानने की कोशिश कर रही हैं कि ये थ्रेट्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन कर रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है, क्या षड्यंत्र है, क्या कुछ साजिश है, ये कैसे किस मंशा से किया जा रहा है, कुल रूप से उसका पता लगाना। वही है मामला जो फ्लाइट्स को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। और भी अभी धमकी हाल में ही मिली है, पुणे से जोधपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट को ऐसी धमकी मिली। अकाशा की फ्लाइट है जो बेंगलुरु से अयोध्या जा रही थी, उसे भी ये धमकी मिली। पास के ही स्थान पर फ्लाइट्स उतारे गए, उतारने के बाद फिर यात्री उतरे, फिर गहन जांच हुई, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य यही है। लेकिन इस कहा जाए कि उनके इन कृत्यों से, उनके ये जो कृत्य कर रहे हैं, वो जो अराजकता फैलाने का, उससे बहुत सी बाधाएं आ रही हैं। जैसा कि एजेंसियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जो विमान उड़ाने वाली फ्लाइट्स की जो एजेंसीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। पास ही फ्लाइट उतारनी पड़ती है, फिर वो फ्यूल की भी ज़्यादा खपत होती है। तो ऐसा जो अभी तक अनुमान जताया जा रहा है, करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, क्योंकि उसमें बहुत से विषय होते हैं। फ्लाइट्स उतारना, यात्रियों को उतारना, फ्लाइट्स की जांच करना, जांच के बाद यात्रियों को उनकी व्यवस्था करना, अगर देर लग रही है तो। कुल मिलाकर इसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक राहत की बात यही है कि जितनी भी धमकियाँ मिली हैं, उसके बाद जब जांच हुई है, तब ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है, या फिर कहे कि ये जो अभी तक धमकियां दी जा रही थी वो सिर्फ धमकी ही थी, धमकी मात्र ही थी। लेकिन फिर भी, जैसा हमने केंद्रीय उड्डयन मंत्री का एक बयान सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इन धमकियों को हल्के में नहीं ले रहे, मतलब इनकी जांच की जा रही है, और इसके लिए बाकायदा एजेंसियां जो हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं, वो भी जांच कर रही हैं और इसे सामने लाने का प्रयास कर रही हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। एक बड़ी हम खबर ले लेते हैं जो कि महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई है, जिसकी चर्चा हो रही है, और उसमें बहुत से ऐसे विषय आ रहे हैं जिसमें कि ये भी बातें हो रही हैं कि आखिर जो इंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, वो सीट शेयरिंग वाली जो मैंने बात की थी, उसके बाद और भी कुछ इसके विषय निकल कर आए हैं। और विषय यह है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो रही है। मतलब आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सरकार में है, पंजाब में सरकार में है, वो महाराष्ट्र में भी अब
आजमाएगी विधानसभा चुनाव में कि क्या कुछ होता है या फिर या उसे भी यहाँ पर भी विधानसभा में कुछ हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन जैसा कि मैं देख भी रहा था कि एक सीट है मालाबार हिल जो कि भाजपा के ही खाते में है, वहाँ कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन के जो साथी हैं, जो एनसीपी शरद पवार गुट है और उद्धव गुट है, शिवसेना, उसमें अभी तक जीत नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से जीतता रहा है। तो अब वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारे जाने का मन बनाया है। लेकिन अब देखना होगा जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है तब आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। और जब चुनाव लड़ती है तो क्या, जैसा कि मैं कल बात कर रहा था, कुछ अभी पहले बात कर रहा था कि सीट शेयरिंग कैसी होगी, कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अब जब इसमें एंट्री होती है आम आदमी पार्टी की तो क्या इंडी अलायंस यहाँ पर चुनाव लड़ेगा या फिर आम आदमी पार्टी अलग से ये चुनाव लड़ेगी, इस पर भी मैं देख रहा था कि बातचीत शुरू हो रही है, बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का कोई वहाँ पहले बड़ा आधार नहीं रहा है, तो ऐसे में वो अलायंस का हिस्सा बनती है कि नहीं बनती है ये एक विषय है। लेकिन अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारने की योजना बना ली है। और जब योजना बनाई है मतलब समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। अब ये एंट्री किस रूप में होगी थोड़ा देखना होगा। तो आज के कुछ विषय थे जिस पर हमने चर्चा की। चर्चा में आगे भी कुछ ऐसे विषय आते रहेंगे जिन पर बात होती रहेगी। तब तक दीजिए आज्ञा।